हाँ जी, तो क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था ना, वो क्लास 10th का डेवलपमेंट का पार्ट 1 था। और ये वीडियो आपका कौन सा है, ये पार्ट 2 है। तो अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देख लीजिएगा एक बार, जिससे कि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी इस चैप्टर में, जो कि डेवलपमेंट क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि अब ये बेटा पार्ट 2 है ना, तो हम इसके आगे के बारे में देखेंगे, तो इसीलिए प्लीज है ना, मेरी ये बात मान लेना, एक बार पार्ट 1 जरूर देख लेना इसको देखने से पहले, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम ना बिना कुछ देरी करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब हम आज क्या करेंगे, तो आज हम करेंगे नेशनल डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं। क्लियर है? अब हमने क्या देखा था, जिस तरीके से यानी कि लोगों के हिसाब से डेवलपमेंट क्या है, अलग अलग है ना, तो वैसे ही कंट्रीज में जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो भी लोग अलग अलग टाइप से देखते हैं। अब सपोज मान लो कि मैं हूं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से कंट्री का डेवलपमेंट अलग होगा। अब आप हो तो आपके हिसाब से डेवलपमेंट कंट्री का अलग होगा। कैसे? तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब सपोज मान लो कि कोई यहाँ पे पर्सन ए है, क्लियर है, और यहाँ पे पर्सन बी है। अब पर्सन ए चाहता है जो कि हमारे इंडिया से क्राइम बिल्कुल खत्म हो जाए, तभी वो क्या मानेगा, जो कि हाँ, हमारा जो इंडिया है वो एक तरीके से डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें डेवलप हो रहा है। लेकिन वहीं पे पर्सन बी है, ये क्या सोचेगा, ये सोचेगा यार हमारा इंडिया डेवलप तब करेगा जब यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगी, बेटर होगी। अब उसी में पर्सन सी है, क्लियर है। अब पर्सन सी जो है, इसके हिसाब से डेवलपमेंट क्या होगा, तो ये सोचेगा जो कि यार हमारे इंडिया का जो जीडीपी है ना, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये क्या हो जाए, ये काफी ज्यादा बढ़ जाए। तो अभी हमने तीनों के बारे में देखा। अब तीनों का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव है ना, अपना एक अलग नजरिया डेवलपमेंट को लेके, तो इसीलिए अब देखो यहाँ पे हम डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notion of a country's development। इसमें ये कह रहा है जो कि जो डेवलपमेंट है ना, वो हर एक आदमी के हिसाब से, जो कंट्रीज का डेवलपमेंट है वो हर एक पर्सन के हिसाब से अलग अलग है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, यानी कि हम किस तरीके से जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनको हम कंपेयर करें। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपैरिजन है ना, वो क्या होता है, वो इनकम होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर कंपेरिजिंग, ठीक है, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। यानी कि जो कंट्रीज होती है ना बेटा, उसका जो इनकम है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हम जो कंट्रीज के इनकम है उससे हम क्या कर सकते हैं, तो कंपैरिजन कर सकते हैं। क्लियर है? अगर हम आजकल की भी बात करें तो हम क्या देखते हैं, हम एक तरीके से इनकम के हिसाब से तो डेवलपमेंट को देखते हैं ना। क्लियर है यहां तक? अब देखो, वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्रीज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। क्लियर है यहां तक? अब देखो, हमें क्या पता है ना, हमें एवरेज इनकम के हिसाब से देखना है। क्लियर है? वी कंपेयर, यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं किसको, एवरेज इनकम को। तो एवरेज इनकम क्या होता है, विच इज द टोटल इनकम, यानी कि यहां पे आपका क्या है, टोटल इनकम है। क्लियर है? और उसको डिवाइड कर दोगे आप किससे, टोटल पॉपुलेशन से, तो इससे क्या आ जाएगा, आपका एवरेज इनकम आ जाएगा। और इसी को हम क्या कह देंगे, पर कैपिटा इनकम कह देंगे। क्लियर है? इससे क्या होगा, इससे हम कंपैरिजन कर पाएंगे। अब सपोज मान लो कि एक एग्जांपल, अच्छा मैंने यहाँ पे ना एग्जांपल भी ले रखा है, तो वो भी मैं दिखलाई देता हूँ। देखो, अगर हम बात करें तो जो लो इनकम कंट्रीज हैं, तो इनका वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, ठीक है, इनका एनुअल कितना होना चाहिए, 2300 यूएस डॉलर या उससे कम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम है। तो ये कंट्रीज किस में आती है, लो इनकम कंट्रीज में। अगर हम उसी में बात करें लो मिडिल इनकम कंट्रीज, तो जिसमें हमारा इंडिया भी आता है, तो इसका पर कैपिटा इनकम क्या है, 11,000 यूएस डॉलर है, ठीक है, 11,000 यूएस डॉलर है। अगर हम वहीं पे बात करें हाई इनकम और रिच कंट्रीज के बारे में,
तो इनका क्या होता है, इक्वल टू या मोर देन 66,500 या उससे ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर है, पर कैपिटा इनकम, जिसमें आपका क्या आ जाता है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट। क्लियर। अब देखो, अब हम अगर इंडिया की बात करें तो हम कुछ कुछ चीजें और जो है उस पर भी हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अब यहाँ पे 3 स्टेट दिया हुआ है, एक तो हरियाणा है, दूसरा केरला है और तीसरा क्या है, बिहार है। क्लियर है। अब यहाँ पे कंपैरिजन के लिए देखो क्या लिखा हुआ है, सम कंपैरेटिव डेटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार। अब सबसे पहले हम बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IMR भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है ऐसे बच्चे, ठीक है, जिन्होंने अपना फर्स्ट बर्थडे भी नहीं बनाया, यानी कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों की जो डेथ हो रही है। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या, पर 1000 में से, क्लियर है, पर 1000 में से 28 हरियाणा में, उसके बाद 6 कहां पे, केरला में, और 27 कहां पे, बिहार में। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना डेफिनेशन भी आपके एनसीईआरटी की बुक में से मैंने लेके यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। देखो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, ठीक है, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। यानी कि 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, उसमें से 28 की क्या हो रही है, डेथ हो जा रही है। क्लियर है। अब हम उसी में बात करें लिटरेसी रेट के बारे में, ठीक है, कितने पढ़े लिखे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से 82 आपका कहां पे, हरियाणा में है, 94 कहां पे, केरला में है, और 62 लिटरेसी रेट कहां पे, बिहार में। यानी कि अगर हम बिहार की बात करें तो अभी भी 1/3 पॉपुलेशन ऐसी है जो लिटरेसी रेट जिनमें बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर। जो पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं, यानी कि वो अपना नाम भी नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, एक और हम कंपैरिजन कर रहे हैं, नेट अटेंडेंस रेट। ठीक है। अच्छा, नेट अटेंडेंस रेट क्या होता है, ये हम पर 100% में से देखते हैं। ठीक है। जो 15 to 17 एज ग्रुप वाले होते हैं ना, वो कितने बच्चे, ठीक है, स्कूल जा रहे हैं। क्लियर है। देखो, net attendance rate is the total number of children of age group of 15 to 17 year attendance school as a percentage of total number of children in the same age group। यानी कि कितने बच्चे क्या है, स्कूल जा रहे हैं। क्लियर है। अब हम यहाँ पे देखते हैं पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्ट स्टेट। क्लियर। अब हरियाणा की अगर हम बात करें तो पर कैपिटा इनकम कितना है इनका, 3,25,759। केरला का कितना है, 2,81,001। और वहीं पे बिहार का कितना है, 60,337। तो बिहार का क्या भाई सबसे कम है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है पर कैपिटा इनकम। क्लियर है। अब देखो, अगर मैं बात करूं तो बिहार ये रहा, ठीक है, हरियाणा का है, यहाँ पे है, केरला यहाँ पे है। क्लियर है। मैंने यहाँ पे मैप इसीलिए लगा दिया है क्योंकि अभी भी क्या है ना, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 10th में पहुंच गए लेकिन उन्हें मैप का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा ना, वो मैप के ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, उसको हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो ट्रिक वाइज हम पूरा अच्छे से लर्न कर लेंगे, यानी कि उसी क्लास में हम याद कर लेंगे जो कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, और साथ के साथ हम अपनी नेबरिंग कंट्री को भी देख लेंगे इसमें। क्लियर है। अब देखो, द इनकम मैरिज, ठीक है, द इनकम मैरिज में देखते हैं। देखो, व्हाट मनी कैन बाय, क्लियर है, और कलेक्टिव प्रोविजन। अब देखो, क्या मनी जो है वो सब कुछ बाय कर सकता है। चलो हमने मान लिया कार हम पैसों से खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, साग सब्जी वेजिटेबल हम खरीद सकते हैं, लेकिन क्या हम पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकते हैं? नहीं ना। अगर आप अभी भी अपने आसपास में देखोगे कितनी ज्यादा पॉल्यूशन है, दिल्ली में ही देख लो। क्लियर है, कितना ज्यादा पॉल्यूशन है। उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं सिस्टमेटिक प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि जो इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है, क्या पैसा जो है उससे हमें नहीं होने देगा। मतलब मैं समझाता, देखो अब सपोज मान लो कि पर्सन ए है, ठीक है, उसके पास लॉट्स ऑफ मनी है, तो क्या उसको इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होएगा?
ऐसा बात तो नहीं है ना भाई, जो डेंगू या मलेरिया है वो ये नहीं देखता ना जो कि आप अमीर हो या गरीब हो। अगर आप अमीर हो तो आपको नहीं होएगा, अगर आप गरीब हो तो आपको हो जाएगा, ऐसा तो कोई भी नहीं है। यानी कि जिसको होना होता है ना, जो भी उनसे मतलब एक तरीके से उसके इन्फेक्ट में आता है तो उसे हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं अनएडल्टेटेड मेडिसिन। अच्छा, अनएडल्टेटेड मेडिसिन क्या होता है बेटा? तो इसका मतलब होता है शुद्ध दवाइयां। क्लियर है, यानी कि ऐसी दवाइयां जिसमें मिलावट ना हो। क्या ये आपको पैसे में मिल सकता है भाई? देखो, अब नो डाउट आपके पास पैसे, आप मेडिसिन लेके आ सकते हो, लेकिन क्या वो मेडिसिन प्योर है? नहीं ना, अभी भी हमें कई सारी मिलावट वाली मेडिसिन देखने को मिलता है। क्लियर है। अब यहां पे अगर हम बात करें दी पब्लिक गुड्स मल्टीप्लायर, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? इंडिविजुअल परचेजिंग और कलेक्टिव प्रोविजन। अच्छा, कलेक्टिव प्रोविजन हमने पहले भी मतलब पीछे भी हमने देखा था। ठीक है, तो कलेक्टिव प्रोविजन का मतलब क्या होता है? तो ये सर्विस एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता। ठीक है, जो कलेक्टिव प्रोविजन होता है ये एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है, बल्कि ये पूरी सोसाइटी के लिए होता है। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं मान लो कि कोई भी सर्विस हो रहा है, एग्जाम्पल में जैसे स्कूल है, ठीक है, ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को, तो ये क्या है? गवर्नमेंट स्कूल जो है ये कलेक्टिव प्रोविजन में आएगा ना, किसी एक इंडिविजुअल के अंडर में तो नहीं है, ये पूरी सोसाइटी के अंडर में। ठीक है, यानी कि पूरी सोसाइटी यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ा सकती है ना। ठीक है, ये किसके लिए? पूरी सोसाइटी के लिए। क्लियर। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं तो मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड को क्या किया? हायर किया प्राइवेट, मेरे खुद के पर्पज के लिए, तो ये किस में आ गया? इंडिविजुअल परचेसिंग में आ गया। अब ये पूरी सोसाइटी को थोड़ी ना देखेगा, अगर मैंने इसे हायर किया है तो ये बंदा मेरे घर के बाहर ही तो सिक्योरिटी अपनी देगा। ठीक है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा। क्लियर है यहां तक? अब देखो, जो हमने पहले बात किया था ना, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है। वर्ल्ड बैंक का अप्रोच क्या है? कितना हाई इनकम है और कितना लो इनकम है, ये प्रीवियस में हमने देख लिया था। और इंडिया के बारे में भी हमने देख लिया था। इंडिया का क्या है पर कैपिटा इनकम? 11,000 यूएस डॉलर। क्लियर। अब आपने यहाँ पे यूएनडीपी अप्रोचेस देखा होगा। क्लियर है। अब यूएनडीपी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर। जो आपको मतलब ये क्या करता है? ये एक रिपोर्ट अपना जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, जिसको हम अभी देखेंगे। अच्छा, ये किस किस चीज के लिए? तो हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, तो इन सब के रिगार्डिंग। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है? एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको देखो। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर। यानी कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये हमें हमारे पूर्वजों से नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, वी हैव borrowed it from our children, यानी कि इसको हमने अपने बच्चों से क्या किया है? उधार पे लिया है। क्लियर है। यानी कि देखो, अच्छा ऐसा बात यहाँ पे क्यों लिखा गया है? अगर हम बात करें तो आजकल हम क्या कर रहे हैं? रिसोर्सेज को हद से ज्यादा यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ऑफ कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे ही अपने रिसोर्सेज को यूज करते जाएं तो क्या हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए ये रिसोर्सेज बचेगी क्या? नहीं बच पाएगी। ठीक है, तो हमें इस सभी का ध्यान रखते हुए इस सब चीजों को क्या करना है? सही करना है। अच्छा, यहीं पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या है? एक्सट्रैक्शन ज्यादा है और रिप्लेनिशमेंट क्या है बेटा? बहुत ज्यादा कम है, जिससे क्या क्रिएट होता है? अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिएट होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो, रिप्लेनिशमेंट क्या हो रहा है? बहुत कम हो रहा है, लेकिन एक्सट्रैक्शन कितना हो रहा है? काफी ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी इंक्लूड किया, देखो पंजाब और वेस्टर्न यूपी का। अगर हम बात करें तो पंजाब और वेस्टर्न यूपी में यहाँ पे जो फार्मर है, उन्होंने क्या किया? एग्रीकल्चर करने के लिए उन्होंने ग्राउंड वाटर को मतलब एक्सेसिव यूज किया। ठीक है, और कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर इतनी ज्यादा नीचे जा चुकी है, जो वहां पे आसपास के लोग जो है ना, वो खुद ही बता रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड वाटर वहां पे बेटा बहुत ज्यादा लोअर जा रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 300 डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्ट ऑफ वाटर लेवल डिक्लाइन ओवर 4 meters इन 20 years। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पे क्या है? एक टाइमलाइन दिया हुआ है
ठीक है, किस चीज के बारे में, जो क्रूड ऑयल रिजर्व है ना, वो कौन सी कंट्री के पास कितने सालों के लिए अभी बचा हुआ है। अगर हम मिडल ईस्ट के बारे में बात करें ना, तो यहाँ पे मात्र 70 ईयर्स के लिए इनके पास रिजर्व है क्रूड ऑयल। और वहीं पे यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो यहाँ पे 10.5 ईयर के लिए ही रिमेनिंग है, यानी कि 10 साल 6 महीने तक के आसपास के लिए। और ग्लोबल एवरेज के बारे में अगर हम बात करें, अच्छा ग्लोबल एवरेज क्या है, मतलब पूरा इन दोनों के अलावा जितने भी कंट्रीज आ गए जिसके पास भी क्रूड ऑयल है, उनके पास मात्र 47 ईयर के लिए ही बचा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये एक ग्लोबल एवरेज दिया हुआ है यहाँ पे। क्लियर है। अब अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, यानी कि हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करेंगे ताकि एनवायरनमेंट जो है ना, ये डैमेज ना हो। अच्छा, अगर ये डैमेज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उनको प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए हमें फ्यूचर जनरेशन को देख के ही किसी भी रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। ठीक है, इस रिसोर्सेज को इतना भी एक्सेसिव यूज नहीं करना चाहिए जिससे कि क्या होगा, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक चार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इनहेंसमेंट। अच्छा, एक तो हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है और इसको इनहेंस भी करना है। इनहेंस का मतलब क्या होता है, तो इनहेंस का सिंपल सा मीनिंग ये होता है जो कि हमें इसको सुधारना भी है। ठीक है, किसको, एनवायरनमेंट को। अच्छा, और क्या, सोशल प्रोग्रेस। ठीक है, क्लियर है, यानी कि समाज को अच्छे से क्या करना है, सोशली प्रोग्रेस करना है। ठीक है, और उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी। अच्छा, अब हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू, तो वी शुड यूज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स केयरफुली, यानी कि हमें क्या करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना है। ठीक है, जैसे वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल केयरफुली, यानी कि सावधानी पूर्वक हमें इसे क्या करना है, यूज करना है और इसको अवेलेबल भी करना है। किसके लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या, प्लांटिंग न्यू ट्री आफ्टर कटिंग ट्री, यानी कि हमें प्लांटिंग करना है, यानी कि नए पेड़ को ग्रोथ उगाना है। ठीक है, कब, जब हम पुराने ट्री को क्या कर देते हैं, मतलब पुराने ट्री को या किसी भी ट्री को अगर हम कटिंग कर देते हैं तो हमें न्यू मतलब ट्री को उगाना होता है। ठीक है, उसके बाद सेविंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमें इन दोनों चीजों को क्या करना है, बचा के रखना है। यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी। ठीक है, हमें सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, यूज करना है। और थिंक अबाउट फ्यूचर जनरेशन, तो हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब क्या है ना, यहाँ पे एक इमेज है जिस इमेज से आपको एक ही बार में पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लियर हो जाएगा और इसको आप अपने एग्जाम में भी लिखोगे तो आपको काफी अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, जब क्वेश्चन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ये जरूर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं सोशल प्रोग्रेस की बात करूं, ठीक है, यानी कि मैंने अभी बताया था ना समाज का विकास, तो किस तरीके से, तो एक तो कम्युनिटी गार्डन और दूसरा आउटडोर एजुकेशन। ठीक है, ये बस एक ही दो एग्जांपल है, आप अपने तरीके से और भी कई सारे एग्जांपल क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, कम्युनिटी गार्डन देखो यहाँ पे क्या है, सारे कम्युनिटी लोग बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रोकथाम नहीं है, जो कि ये प्राइवेट ओन नहीं है, ये क्या है, एक सोसाइटी के लिए है। क्लियर है, यानी कि समाज के लिए है। और वहीं पे अगर हम आउटडोर एजुकेशन की बात करें तो देखो अब कम्युनिटी गार्डन है तो यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, आउटडोर एजुकेशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे भी ले रहे हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होएगा। ठीक है, लोकल मार्केट यहाँ पे है, हाई स्पीड इलेक्ट्रिक ट्रेन है, सोलर एंड विंड पावर फार्म है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सर्कुलर इकोनॉमिक हब। क्लियर है यहाँ तक। अब वहीं पे अगर हम बात करें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड एनहांसमेंट, यानी कि पर्यावरण संरक्षण एंड समृद्धि, तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या कर रखा है, प्रोटेक्टेड वेटलैंड एंड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर और अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट। क्लियर है। अब इस सभी चीजों से क्या होएगा, देखो हमारा सोसाइटी अगर इस तरीके से है तो एक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर ही क्या होता है बेटा, ये काउंट होता है। सो ये चैप्टर यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। अगर आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो तो प्लीज
लाइक कर देना, है ना, और वीडियो को मतलब शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ, और साथ के साथ क्या कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।